हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 11th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड। तो आज हम पूरा चैप्टर वन शॉट में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने तो इस बुक को देखा ही होगा, इस बुक को तो बताने की बात नहीं है। ये मेरी बुक है, देख सकते हैं जैसे आप। तो ये बहुत काफ़ी इस्तेमाल हो चुकी है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना लिविंग वर्ल्ड, दैट इज़ द चैप्टर नंबर 1 ऑन पेज नंबर 3। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि ये एनसीईआरटी में बहुत कुछ लिखा है जो कि बहुत काम का तो कुछ है नहीं ऐसा, लेकिन चलो हम फिर भी पढ़ते हैं। तो ये साइंटिस्ट के बारे में जान लेते हैं जिनका नाम है अर्नेस्ट मेयर। तो वो पैदा हुए थे 5 जुलाई 1904 इन कैम्पटन जर्मनी। तो ये सारे सवाल भी आप पढ़ लीजिए क्योंकि इस बार पता नहीं नीट में क्या ही आ जाए, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखते हैं अर्नेस्ट मेयर worked at the Harvard University as an evolutionary biologist who has been called the Darwin of the 20th century। तो आप इस लाइन को मार्क कर लीजिए जो कि है who has been called the Darwin of the 20th century। ये नीट के काफ़ी पेपरों में आया हुआ है, पिछले साल के PYQs में देख सकते हैं आप। तो आप इसको मार्क कर लीजिए। फिर उसके आगे आप ये भी देख लीजिए, अलेक्जेंडर एगास्किस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिट। तो जैसा कि आप अपने एनसीईआरटी के लाइन लाइन नंबर 7 में देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, लेकिन यहाँ पे ये जो लाइन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी द सेंट्रल क्वेश्चन करेंटली एक्सेप्टेड द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज़। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी है, यहाँ से डेफिनेशन में मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी है। तो आप इसे भी पढ़ लीजिए। और एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती क्योंकि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी जिन्होंने अर्नेस्ट मेयर जी ने दी थी। तो उसी के चलते उनका बहुत सारा रोल है बायोलॉजी में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी है जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है। तो आप इसे भी गौर से देख लीजिए। फिर उसके आगे द रिगार्डेड द ट्रिपल क्राउन ऑफ द बायोलॉजी। तो आप इसे ये तीनों प्राइज़ों के नाम याद रख लीजिए क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। द बाल्सन प्राइज़ इन 1983, इंटरनेशनल प्राइज़ ऑफ बायोलॉजी इन 1994 एंड क्रॉफर्ड प्राइज़ इन 1999, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पिछले साल के PYQs में शायद से आया था ये सवाल। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि इसमें से सवाल आ सकते हैं। ये चैप्टर का वेटेज बहुत ही कम है, मतलब इससे एक से दो ही क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी में बाहर के कुछ वो अपना करने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चंस। एनसीईआरटी को आप फॉलो कीजिए जिससे आपके बहुत अच्छे रैंक आए। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है लिविंग लिविंग क्या होता है, ग्रोथ कैसे होती है, रिप्रोडक्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, और डिफाइनिंग फीचर क्या है, नॉन डिफाइनिंग फीचर क्या है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो अब हम एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन देखेंगे और इम्पोर्टेंट देखेंगे इसमें क्या क्या है। तो लिविंग वर्ल्ड है क्लासिफाइड इनटू डिफाइनिंग फीचर एंड नॉन डिफाइनिंग फीचर एंड डिफाइनिंग फीचर। तो नॉन डिफाइनिंग फीचर में कैरेक्टरिस्टिक्स आती है जो कि सारे नॉन लिविंग बींग्स नहीं दिखाते, नॉन लिविंग बींग्स दिखाते ही नहीं है। जैसे नॉन लिविंग तो आपको पता ही होगा कि क्या क्या होता है। तो डिफाइनिंग फीचर एब्सेंट इन नॉन लिविंग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो उसका एग्जांपल है मेटाबॉलिज्म, द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द कॉपरेशन among the members of a population and among the populations of a community over a traffic inside a cell। तो आप जैसा कि देख सकते हैं ये यहाँ से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये लाइन इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे कर लीजिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, तो जो कि है व्हाट इज़ लिविंग। तो एनसीईआरटी हमें क्या बताती है व्हाट इज़ लिविंग। तो the living beings can be considered as the sense of environment and mount as a suitable imaginately as a unique feature। आप इसको गौर कीजिए, यूनिक फीचर को अंडरलाइन कर लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोर फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म, इंटैक्ट एंड इमर्जेंस टू द लिस्ट। तो आप ये भी देख सकते हैं। तो एनसीईआरटी की सबसे मेन लाइन ये है, ये वाली लाइन को आप एकदम अच्छे से मार्क कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए और फट से देख लीजिए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, इंक्रीज इन मास
एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिससे हर बार इस चैप्टर में अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे ज़रूरी है कि ये क्वेश्चन आ ही सकता है। तो अब हम देखते हैं ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या है? एक नॉन डिफाइनिंग फीचर। नॉन डिफाइनिंग फीचर जो हर चीज़, हर लिविंग बींग्स में दिखता है और नॉन लिविंग बींग्स में भी दिखता है। जैसे अभी हमने बना लिए एक चेयर, तो चेयर पे धूल वूल आ गई तो उसका मास तो बढ़ ही जाएगा ना, तो उसका मास बढ़ना मेन है। तो जैसा कि आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ और इंट्रिंसिक ग्रोथ। तो एक्सट्रिंसिक से ही आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल ग्रोथ होता है एक्सट्रिंसिक में, क्योंकि अपने को एक्सटर्नल दिख रहा है, एक्सटर्नल ई एक्स टी दिख रहा है, तो एक्सटर्नल ग्रोथ करेगा, जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो सीन इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे माउंटेन एक्सेट्रा। अब माउंटेन में कैसे दिखेगा ग्रोथ, आप पूछेंगे। तो ग्रोथ कैसे दिखेगा, जैसे अपना कश्मीर ले लो, जिसमें जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, तो ठंडी के मौसम में बहुत ज़्यादा लेयर्स के फॉर्म में बर्फ़ जमी रहती है। फिर जैसे अपना माउंट एवरेस्ट हो गया, जहाँ पे चौबीसों महीना बर्फ़ जमे रहती है। तो अब वैसे ही सब, और फिर जब गर्मी का मौसम आता है तो आप देखते ही है कि बर्फ़ पानी में कन्वर्ट हो जाती है और रिवर्स रिवर्स बन जाते हैं। तो वैसे ही एक्सट्रिंसिक ग्रोथ एक्सटर्नल ग्रोथ है, जो कि नेचर या नॉन लिविंग थिंग्स कर सकते हैं। अब इंट्रिंसिक ग्रोथ से एक सवाल आएगा, पूछ लेगा पाँच छः और चार ऑप्शन देके कि इसमें से कौन सा इंट्रिंसिक ग्रोथ है। तो हमें पता होना चाहिए इंट्रिंसिक ग्रोथ मतलब इंटरनल ग्रोथ, जो कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो आप इसे भी गौर कर लीजिए। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हम पेज नंबर 4 पे है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, रिप्रोडक्शन जो है मल्टी सेल्यूलर में होता है, यूनिसेल्यूलर में होता है। मल्टी सेल्यूलर मतलब अपने वेल हो गया, हम हो गए, जिसके पास बहुत सारे सेल एक साथ जमा में रहते हैं और काम करते हैं। और यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन से होते हैं रिप्रोड्यूस। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म तो आपको पता ही होगा, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सारे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है और उनकी सारी एक एक ही सेल सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है। तो आप ये चीज़ देख लीजिए। तो अब हम बढ़ते हैं अपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बदले फंगस। फंगस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स बनाता है। यीस्ट, हाइड्रा बडिंग से रिप्रोड्यूस होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। प्लेनेरिया रीजनरेशन से रिप्रोड्यूस होता है। ये भी आप नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब हम बढ़ते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस पे, जो आउटसाइड द बॉडी होते हैं तो उसको रिएक्शन लिविंग बोलते हैं। इनसाइड द बॉडी होता है तो रिएक्शन इन लिविंग होते हैं और ऑर्गन लिविंग होते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट फॉर नीट लिखा है। तो ट्रू रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट एंड बिकम्स द न्यू ऑर्गेनिज्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटोनेमोमोसिस भी दिया हुआ है यहाँ पे, जो कि फिलामेंटस आल्गे होते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे मार्क कर लीजिए। तो अब अपनी अगली टॉपिक है NGR। तो अपनी अगली टॉपिक है NGR। NGR का फुल फॉर्म बोले तो क्या? तो N मतलब नॉन डिफाइनिंग फीचर, G ग्रोथ, R रिप्रोडक्शन। तो इससे हमें पता चल जाता है, अंदाज़ा हो जाता है कि NCERT की एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम पूरी NCERT को लाइन टू लाइन पढ़े। तो अगर आपको ये इस सेशंस की अगर मेरी NCERT की PDF चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको वो प्रोवाइड कर। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग फीचर है। तो अब हम ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं मल्टी सेल्यूलर के लिए, सिनोनिमस होते हैं यूनिसेल्यूलर के लिए। सिनोनिमस मतलब एग्जैक्टली सेम तो नहीं बोल सकते, लेकिन सिमिलर होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी NCERT में बहुत कुछ लिखा है, तो ये सब आप अगले चैप्टर के लिए पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें कंबाइंड करके पढ़ा था। तो अब हम देखते हैं, द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन है, जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिर्फ दिया हुआ है, इससे आज तक का नीट में कोई सवाल नहीं आया है। तो आप इस डेफिनेशन को अच्छे से याद रख सकते हैं। तो हैंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप अगर पिछले साल के बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे तो इस फीचर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो आप इसे भी
अच्छे से नोट कर लो। अब हम देखते हैं डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें फर्स्ट नंबर पे आता है मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गन सिस्टम, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी 2 आता है कॉन्शियसनेस, ऑर्गेनाइजेशन और कॉम्प्लेक्सिसिटी। जिसमें से कॉन्शियसनेस तो आपको पता ही होगा बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, जैसे आप साइकोलॉजी में पढ़ते ही है। कॉन्शियसनेस बहुत बहुत अलग ही टाइप की डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग बींग्स की। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी ने यहाँ पे दिया द पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, द पेशेंट हैज़ नॉट सेल्फ कॉन्शियसनेस। इसका मतलब बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है कि यहाँ पे ब्रेन डेड पेशेंट की बात की गई है जो कोमा में है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं दिस फिनोमिना इज ट्रू इन हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल। हायरार्की मतलब बहुत सारे सीरी नंबर ऑफ स्टेप्स इन एनी सिस्टम, जो कि आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिए एनसीईआरटी, क्योंकि बहुत सारी लाइन इंपॉर्टेंट होती है, एक एक लाइन। तो जैसा आपने देखा कि यहाँ पे वो है दिया हुआ है, तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर में बहुत खिचड़ी दिया है, तो आपको अगर यहाँ पे अगर ये पैराग्राफ नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसे नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और भी आने वाली वीडियोस के लिए। तो अब हम अपने नेक्स्ट उस पर बढ़ते हैं। तो अब मेरे शॉर्ट नोट्स में क्या लिखा है, ह्यूमन बीइंग इज़ द ओनली सेल्फ कॉन्शियसनेस, हैज़ ओनली हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसे मार्क कर लीजिए या लिख लीजिए। आइडेंटिफिकेशन, जो कि वो बोलते हैं करेक्ट डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन मतलब नोमेनक्लेचर। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप खाली मत बैठिए, अपनी एनसीईआरटी लेके बैठिए और आप जो मैं बता रहा हूँ आप उसको मार्क करते जाइए। और अगर आपको ये सेशन के नोट्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या नीचे दिए हुए नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो आपको ये पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि इसमें कुछ ये बहुत सारी लाइन इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस पूछा हुआ है, इसके आंसर भी एनसीईआरटी वाले ने खुद ही दिया है, लेकिन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट लाइन है, द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 बिलियन। तो जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग महाराष्ट्र बोर्ड में होंगे, आईसीएससी बोर्ड में होंगे, तो आपकी बुक में कुछ अलग डेटा दिया हुआ होगा, तो आप उस डेटा को फॉलो मत कीजिए। जो एनसीईआरटी में दिया है नीट के लिए सिर्फ उसको ही स्टिक कीजिए और वही याद करके जाइए। तो अगर कैमरा क्वालिटी आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप माफ़ कीजिए, और आने वाली वीडियोस में हम अपनी कैमरा क्वालिटी को सुधार लेंगे। तो थैंक यू देखने के लिए। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे लिखा है आईसीबीएन। यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात की गई है, एक है आईसीबीएन, जो कि है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, जो कि प्लांट्स के नाम रखता है। एक है आईसीजेडएन, जो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जो एनिमल के नाम रखता है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। बायोनोमियल मतलब बाय मतलब दो, नोमियल मतलब नाम। बाय मतलब दो, नोमियल मतलब नाम। नोमेनक्लेचर का मतलब भी वही होता है। तो बायनोमियल यानी दो नाम वाला दो नाम, बायनोमियल मतलब दो नाम का नोमेनक्लेचर, समझे। तो उसको दिया था कार्ल लिनियस ने, क्योंकि आप बहुत याद रखिए ये चैप्टर की सबसे बड़ी जान है, तो आप इसे भूलिएगा मत। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से बहुत सारी मार्क किया हुआ, तो यहाँ पे इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। द साइंटिफिक नेम एंश्योर्स दैट ईच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ओनली वन नेम। तो जैसे हम सबको पता है कि जैसे हमारे घर में हमको बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है, लेकिन बाहर या नीट के पेपर में हमको हमारे सिर्फ सीट नंबर से पहचाना जाता है, नाम हमसे नहीं पहचाना जाता है। तो वैसा ही टाइप का समझ लीजिए आप। तो यहाँ पे एक और एक इम्पॉर्टेंट है, ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट्स। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट्स। एक है जेनेरिक नेम, फर्स्ट है, दूसरा है सेकेंड या फिर थर्ड या स्पीशीज़ नेम। फिर उसमें आप लिख सकते हैं जीनस नेम, सेकंड में आप लिख सकते हैं स्पीशीज़ नेम। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है मैंगनीफेरा इंडिका, इसका कॉमन नेम है मैंगो, मैंगनीफेरा उसका जीनस है,
स्पीशीज़ है इंडिका, इंडिका उसकी स्पीशीज़ है, तो आप जैसा देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी में लिखा है दिस नेमिंग सिस्टम वाज गिवन बाय कार्ल लिन्यूस, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसे छोड़िएगा। यहाँ पे और भी चीज़ दी हुई है, द नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ 2 वर्ड फॉर्मेट, तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर तो आप समझ ही गए होंगे। तो एक पीवाई क्यूज में से आया था कोकोनट पाम का बायनोमियल नेम क्या है, तो इसका नाम है कोकोस न्यूसीफेरा। तो ये बहुत सारे बच्चों को गलत हो गया था क्योंकि उन्होंने ये नोमेनक्लेचर के कुछ लॉज नहीं पढ़े थे, जो कि आप ये गलती मत कीजिएगा, तो आप ये लॉज को अच्छे से ध्यान में रखिए। तो साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज़ रिटन एज मैग्नीफेरा इंडिका, जैसा अभी हमने यहाँ पे एक देखा था, ये पेज नंबर 4 पे। तो अब हम बढ़ते आगे, अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक ना एक सवाल सीधा ये 4 पॉइंट को दे के आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट और रॉन्ग असर्शंस में भी आता है, तो आप इसे तो जैसा कि आप फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, तो ये जो बायोलॉजिकल नेम्स लिखे जाते हैं वो जनरली लैटिन में होते हैं और इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। इटैलिक्स मतलब क्या, इटैलिक्स मतलब प्रिंटेड जो किया हुआ है ना, जैसा एनसीईआरटी में ये इटैलिक्स है, ये सारे इटैलिक्स है, तो वही मतलब है। दे आर लैटिनाइज और डिराइव फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, तो लैटिन भाषा से डिराइव किए हुए जाते हैं। फिर इसका दूसरा लॉ है, द फर्स्ट वन इज़ अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस, while secondary component denote the species epithet या स्पीशीज़ का नाम। सिंपल आप याद रखिए स्पीशीज़ का नाम, स्पीशीज़ एपिथेट भी याद रखिए क्योंकि डायरेक्ट भी आ सकता है, लेकिन आप स्पीशीज़ का नाम याद रखिए। तो अब इसका तीसरा लॉ है, बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नीफेरा इंडिका, अगर हम इसको इटैलिक्स में लिख रहे हैं, इटैलिक्स में अगर लिख रहे हैं या प्रिंट कर रहे हैं, तो हमें उसमें डैश लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम उसे लेकिन अगर हम उसे लिख रहे हैं एक पेपर पे, मतलब लिख रहे हैं प्रिंट नहीं कर रहे हैं, तो उस पेपर को दोनों लाइन से अंडरलाइन कर दीजिए, दोनों वर्ड को। यहाँ पे और भी चीज़ दी हुई है, नंबर 4, लॉ नंबर 4, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस वाई विथ अ कैपिटल लेटर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये लाइन, जो कि आपको समझ के रखना है, इसलिए बहुत सारे बच्चों का गलत हो गया था। कोकोनट पाम जो को है नाम कोकोस न्यूसीफेरा, तो आप इसमें गौर कर सकते हैं कि यहाँ पे कोकोस का सी कैपिटल लिखा है और यहाँ पे न्यूसीफेरा का एन स्मॉल में लिखा है, जो कि गलत नहीं है, लिखते यही है। और आपको भी क्वेश्चंस में नाम सेम देगा, पर आपको इसके फॉर्मेट पे ध्यान देना है कि पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, जीनस का जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल में होना चाहिए, और स्पीशीज़ का हमेशा स्मॉल में ही होना चाहिए, आप इसको याद रख लीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके बाद दिया हुआ है, द नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पीशीज एपिथेट, जो कि इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन आप फिर भी पढ़ सकते हैं। और फिर यहाँ पे एक अलास्टियंस की बात की गई है, जो कि एक्सटर्नल, जैसे हम जानते हैं कि हम जैसे अगर मंकी का नाम लें तो हमारे दिमाग में मंकी आता है, जैसे हम काऊ का नाम लें तो हमारे दिमाग में काऊ का इमेज आ जाता है, तो वही यहाँ पे वही बात की दी गई है कि हम एक्सटर्नल अपीयरेंस किसी भी जानवर का महसूस कर सकते हैं और उसकी पिक्चर बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे लिखा है, द प्रोसेस ऑफ कैटेगरी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑन बेसिस ऑफ इजी एंड ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक इज क्लासिफिकेशन, जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है चैप्टर के लिए या अगले चैप्टर। जैसा कि हम क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे डॉग ट्री पे नहीं चढ़ सकता, या मंकी भाऊ भाऊ नहीं कर सकता, यानी भाग नहीं कर सकता, तो ये क्लासिफिकेशन होता है। तो साइंटिफिक नेम फॉर दिस कैटेगरीज इज नोन एज टेक्सा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लांट भी एक टेक्सा होता है, वीट ऑल्सो इज नोन एज टेक्सा, मैमल्स टेक्सा है, डॉग टेक्सा है, मंकी टेक्सा है, तो टेक्सा मतलब पूरा एक ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज नोन एज टेक्सा, या आप ये याद रख लीजिए। जैसे आप समझ गए कि टेक्सा क्या होता है, तो टेक्सा के बाद टेक्सोनॉमी आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेक्सोनॉमी मतलब कुछ नहीं,
दो टेक्सा का क्लासिफिकेशन कर दो तो उसको टेक्सोनॉमी बोलते हैं, जो कि एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से दिया था, आप इसे भी याद रख लिए। फिर एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे होता है, अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड डेवलपमेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिस्टमिक्स क्या होता है। सिस्टमिक्स मतलब टैक्सोनॉमी प्लस एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, तो आप इसे भी याद रख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं सिस्टमिक्स लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है सिस्टेमा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने अगले पार्ट की वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय। अच्छे से पढ़ते रहिए, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसका पार्ट 2 आएगा कल। कल यही टाइम पे आएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।